हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज है दिनांक 11 दिसंबर 2020। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएस, एडिटोरियल और आज का करंट अफेयर्स, जो कि सभी एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एडिटोरियल से, जो कि टॉपिक रहेगा निरक्षरता मिटाने की राह में। तो आइए इसके विषय में पढ़ते हैं क्या है। जो यहाँ पर ब्लू कलर में है, आप उसको ध्यान से पढ़ना। उन्मूलन के लिए पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद 2030 तक देश में साक्षरता दर को 100% तक हासिल करना है। एक अभियान शुरू किया गया है, पढ़ना लिखना अभियान, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसका मकसद रहेगा 2030 तक देश की साक्षरता दर को 100% तक 100% मतलब 100% हासिल करना। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। खास बात यह है कि इस अभियान के जरिए लोगों को साक्षर बनाने के साथ साथ उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह अभियान साक्षर भारत, आत्मनिर्भर भारत के ध्येय को भी चरितार्थ करेगा। 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था। देश की औसत साक्षरता दर करीब 77.7% आंकी गई है। कितने प्रतिशत है? 77.7%। इसी में आगे लिखा है कि साक्षरता के मामले में केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों के आंकड़े जहां उत्साहित करते हैं, मतलब यहाँ के आंकड़े जो हैं सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें केरल सबसे ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश की जो साक्षरता दर है सबसे कम है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के आंकड़े निराश करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को बोलते हैं, के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग भारत में हैं। तो अगर पूछा जाए सबसे अनपढ़ देश कौन सा है या सबसे अनपढ़ लोग कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं भारत में। भारत की मौजूदा साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर जो 84% है से कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 77.7% ही साक्षर हैं। इसी में आगे है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट्स असर 2020 के प्रथम चरण की रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके नतीजे बताते हैं कि ग्रामीण भारत में इस वर्ष भी इस शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके विषय में बाकी आप पढ़ सकते हैं। इसी में आगे है सरकार के मुताबिक देश में 10 लाख से ज़्यादा स्कूल शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है। ऐसे में बिना शिक्षकों की शिक्षा व्यवस्था कैसे बढ़ेगी? ये सब है आगे ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ये टॉपिक यहाँ पर क्या है? शिक्षा पर खर्च के मामले में भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। शिक्षा पर खर्च के मामले में भारत का दुनिया में 136वें स्थान पर है। जापान और क्यूबा जैसे देश अपने बजट का 10% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं, जबकि नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में जीडीपी का 6% से अधिक हिस्सा शिक्षा पर लगाया जाता है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने शिक्षा में जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करने का लक्ष्य रखा है। मालूम हो कि 1964 में शिक्षा सुधार के लिए गठित कोठारी आयोग। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है कि कोठारी आयोग कब गठित किया गया? 1964 में। किस लिए गठित किया गया था? शिक्षा में सुधार के लिए। ठीक, कोठारी आयोग ने भी स्कूल सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को शिक्षा पर व्यय की सिफारिश की थी। 5.5 दशक बाद भी सरकारें शिक्षा में पर्याप्त निवेश को लेकर गंभीर नहीं है। पिछली जनगणना रिपोर्ट अनुसार देश में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है, वहीं महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 65.46 है। शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक विषमता बढ़ने के कारण हैं। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आज भी समाज का एक हिस्सा जागरूक नहीं है। तो ये था आज का एडिटोरियल। अब चलते हैं नेक्स्ट में। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता में संपन्न होना। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाएगा। मतलब भारत में अगर अपना नाम पढ़ लेते हैं तो उसको हम साक्षर बोलेंगे। जो नेक्स्ट है करंट से रिलेटेड है, जस्टिस बिंदल बने कार्यवाहक सीजे। तो कार्यवाहक सीजे कौन है? जस्टिस बिंदल।
तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को मंगलवार को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। न्यायमूर्ति बिंदल उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का 9 दिसंबर से निर्वहन करने को कहा गया है। तो जो गीता मित्तल थी ये इनका सेवानिवृत्त हो गई हैं। अब जो है जस्टिस बिंदल को जो है नियुक्त किया गया है कार्यवाहक। आप यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं कार्यकाल क्या होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु न्यायपालिका की आंतरिक और औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी हो सकती है जब वह 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यह है गीता मित्तल जो कि 62 साल की हो गई हैं 9 दिसंबर 1958 को। ये जो थी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश थी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला न्यायाधीश थी ये। ठीक, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय की अध्यक्षता करने वाली अब तक की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं जम्मू कश्मीर की। ठीक, इससे पूर्व ये दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी। आगे लिखा हुआ है कि द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124A 124(2) जो जज नियुक्त होते हैं सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और आर्टिकल 124(2) के द्वारा। इसके अलावा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज अपॉइंटेड किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही, आर्टिकल 217(1). नेक्स्ट है ब्रेक्जिट बाद व्यापार पर गतिरोध दूर करने ब्रसेल्स जाएंगे जॉनसन। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूरोपीय संघ EU के नेताओं के साथ बातचीत करने ब्रसेल्स जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन जो कि यूरोपीय संघ EU के नेताओं के साथ बातचीत करने ब्रसेल्स जाएंगे। और इसमें लिखा हुआ है आगे की एक टॉपिक और यहाँ पर 31 जनवरी को EU से अलग हुआ था ब्रिटेन। ठीक, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर किन कारणों से अलग हुआ था? इन 5 वजहों से ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन को कहा अलविदा। किन कारणों से कहा था आप पढ़ सकते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। ब्रिटेन में बढ़ रहा प्रवासी संकट एक ये कारण था। नेक्स्ट था EU को नहीं चुकानी होगी भारी रकम और EU की अफसरशाही से मुक्ति, जो हेडिंग लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं। मुक्त व्यापार के रास्ते खुले। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र निवेश पुरस्कार जीतने पर इन्वेस्ट इंडिया को पीयूष ने दी बधाई। नेक्स्ट है, अब इसी में इन्वेस्ट इंडिया क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया को देश में निवेश को सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह देश में संभावित वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे पहला केंद्र है। इन्वेस्ट इंडिया क्या लिखा हुआ है आगे? इन्वेस्ट इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द 2020 यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD जिसको बोलते हैं। द न्यूज वाज शेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेड है इसके मुक्सा किटवी। फाउंडर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और जो फाउंडेड कब हुआ था? 30 दिसंबर 1964 को UNCTAD। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय UNCTAD कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। रूस तत्काल क्रीमिया से सेना वापस करे, UN का कहना है। तो यूक्रेन के हिस्से से अस्थायी कब्जा हटाने के लिए कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र UN की साधारण सभा ने प्रस्ताव पारित करते हुए रूस से कहा है कि वह तत्काल क्रीमिया से सेना वापस करे और यूक्रेन के हिस्से से अस्थायी कब्जा हटाए। इस संबंध में साधारण सभा में हुई वोटिंग के समर्थन में 63
और विरोध में 17 वोट मिले। 62 देश वोटिंग में उपस्थित रहे, लगभग वही संख्या पिछले साल प्रस्ताव पर थी। नेक्स्ट है, रूस भी कभी शामिल था इसमें। साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था और यह G7 से G8 बन गया था। जो G7 समूह है पहले जो G8 बन गया था, लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, हाथियों के डर से घर छोड़कर पहाड़ पर चढ़े कोरवा परिवार। अब कोरवा क्या है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति पहाड़ी कोरवा को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया। अब यहाँ पर क्या बनता है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है कोरवा, ठीक, पूछा जाए कोरवा कहाँ की जनजाति है तो छत्तीसगढ़ की है। कोरवा जनजाति आगे लिखा हुआ है, कोरवा छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन जनजाति है जो ज़्यादातर कोरबा जिले के पहाड़ी व जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। समय के साथ इनकी संख्या कम हो गई है, इसलिए अब इसे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट 1 मीटर और ऊंचा। जो माउंट एवरेस्ट है करीब 1 मीटर और ऊंचा हो गया है। पहले जो है इसकी संशोधित ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर हो गई है। नेपाल और चीन की ओर से मंगलवार को संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की गई है। तो बाकी आप इसके बारे में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, चीन व नेपाल ही क्यों। माउंट एवरेस्ट चीन व नेपाल सीमा के बीच स्थित है और यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के पास बंगाल की खाड़ी से एवरेस्ट की मापी का आधार उपलब्ध था जिसे उसने नेपाल को उपलब्ध करा दिया। बाकी इसके विषय में आप पढ़ लेना। ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड में स्थानीय की एंट्री बैन। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग से 60,000 कोआला हताहत। कोआला क्या होता है इसके विषय में पढ़ेंगे। आग का भालू सरीखा कोआला प्रजाति पर गंभीर असर हुआ है, एक तरीके का ये भालू ही होता है। 60,000 से ज़्यादा जो है कोआला जो है प्रभावित हुए हैं। और बीते यहाँ पर गर्मी को ब्लैक समर कहा गया था। लिखा हुआ है, द कोआला और इनएक्यूरेटली कोआला बियर इज एन अब्रोरियल हर्बीवेरस मार्सुपियल नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार शो शामिल। जो फोर्ब्स की जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची होती है उसमें निर्मला सीतारमण और किरण मजूमदार को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शो और एशियन इंटरप्राइजेज की सीईओ रोशनी नडार मल्होत्रा दुनिया की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में शुमार हो गई हैं। सीतारमण को सूची में जो है 41वां स्थान मिला है। नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर हैं और मजूमदार शो 68वें स्थान पर हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी यह है, मर्केल जो है एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। मर्केल लगातार 10वें वर्ष पहले स्थान पर कायम है। फोर्ब्स ने कहा कि मर्केल यूरोप की प्रमुख नेता हैं और जर्मनी की वित्तीय संकट से उबारकर क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया है। तो जो एंजेला मर्केल हैं ये जो है चांसलर हैं। नेक्स्ट है, थारू ट्राइबल क्या है इसके विषय में पढ़ते हैं। थारू भारत और नेपाल दोनों में रहते हैं। भारतीय तराई में वे ज़्यादातर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं। थारू क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में दुनिया भर में अपनी जाति थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति को फैलाने के लिए एक योजना शुरू की है। इसके विषय में ज़्यादा है आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर से रिलेट करेगा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक एक किताब का विमोचन किया। इस पुस्तक का लेखन डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई ने किया था। पुस्तक पेंटागन प्रेस LLP द्वारा प्रकाशित की गई है और इसकी प्रस्तावना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। तो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है, एक जो बुक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। इनके राइटर जो हैं डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई, ठीक, और प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी है। नेक्स्ट है लास्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या लिखा हुआ है इसके विषय में पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2021 विल बी मूव्ड फ्रॉम
दावोस इन स्विट्जरलैंड टू सिंगापुर ड्यू टू कोविड-19 कंसर्न। द ऑर्गेनाइजर अनाउंस द डिसीजन ऑन December 7, 2020। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरा यह पहला वीडियो था, इसी तरीके के अन्य वीडियो डेली आया करेंगे। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना विचार, अपने कमेंट बताएं कि मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, 100% कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में।